सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद सत्ता की कमान अब उनके बेटे मोस्तबा खामनेई के हाथों में है। मोस्तबा के पास अपने पिता जैसी मजहबी ताकत नहीं है, लेकिन उनके पास एक ऐसी फोर्स का कंट्रोल है और फुल सपोर्ट है जो मौत का सौदागर कहलाती है और जिसे किसी चेन ऑफ कमांड की जरूरत नहीं है। यानी कि ये हेडलेस फोर्स है जो मोज़ैक डिफेंस पर काम करती है। फिलहाल ईरान का एक सेक्शन क्राइसिस से गुजर रहा है। मोस्तबा खामनेई भले ही सुप्रीम लीडर चुन लिए गए हैं, लेकिन वो एक हमले में घायल हुए हैं और फिलहाल उनकी हालत कैसी है कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भी नहीं पता कि मोस्तबा खामनेई है कहां। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोस्तबा मॉस्को में है, जहां उनकी सेहत को दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ईरान एक ऐसी जंग से गुजर रहा है जिसमें सामने खड़ी है दुनिया की सबसे बड़ी सेना। सवाल है कि सुप्रीम लीडर की गैर मौजूदगी में कौन है जो जंग लड़ रहा है और किसकी कमांड पर जंग से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जबकि IRGC के भी टॉप कमांडर्स को मार दिया गया है। फिर भी ईरानी सेना, ईरानी फोर्सेस किस तरह से ये जंग लड़ रही हैं? क्या है चेन ऑफ कमांड और कौन दे रहा है ईरानी सुरक्षा बलों को आदेश? न सुप्रीम लीडर की कमांड, ना ही किसी मिलिट्री कमांडर की कमांड। एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जिसके लिए ईरान ने 45 साल पहले ही तैयारी कर ली थी। ये एक ऐसा बैकअप प्लान है और अब यही मास्टर प्लान अमेरिका और इजराइल पर चाकू की तेज धार की तरह चल रहा है। इस तरह से सुपर पावर को घायल कर रहा है जैसा इससे पहले पिछले 80 वर्षों में कभी नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल अपने सुरक्षा कवच पर अभिमान करते हैं, लेकिन ईरान की ताकत ने इस अभिमान को चकनाचूर कर दिया है। इजराइल में 21 दिनों के अंदर 70 बार मिसाइल से हमले किए गए। खाड़ी देशों में अमेरिका बेस पर हमले किए और अमेरिका के थार से लेकर पैट्रियट तक और इजराइल के आयरन डोम से लेकर आयरन बीम तक सब बेकार साबित हो गए। ये मुमकिन कैसे हो सकता है? दरअसल बिना सुप्रीम लीडर के और बिना सेना के कमांडर के ये मुमकिन हो पा रहा है उस सिस्टम की वजह से जिसे ईरान ने बहुत पहले तैयार किया था। मोज़ैक डिफेंस, यानी वो सेना जहां नो चेन नो कमांड। कमान किसी के पास नहीं है और कमान हर किसी के पास है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC और उसकी सबसे वफादार वाबिस फोर्स ने मोर्चा संभाला है। वाबिस फोर्स वो फोर्स है जो पहले से मानकर चलती है कि वो मर चुकी है। उसका शरीर और दिमाग लड़ रहा है और सिर्फ ईरान की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, यानी वो सब कुछ करने को तैयार है। वैसे तो वाबिस फोर्सेस ईरान की सबसे खूंखार फोर्सेस है, लेकिन ये तब और खूंखार हो जाती है जब मोज़ैक डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है। तब इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। दरअसल मोज़ैक डिफेंस उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है जब सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं। इसके तहत टॉप कमांडर मारा जाए या सेंटर से नेटवर्क कट जाए तो पूरा सिस्टम ईरान के 31 प्रांतों में छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और फिर हर एक टुकड़े में मौजूद सेना की अलग अलग यूनिट्स आजाद होकर काम करने लगती है और तब तक नहीं रुकती जब तक सुप्रीम लीडर खुद सामने आकर रुकने का आदेश नहीं देते, यानी नो चेन नो कमांड। इजराइल को पता है कि अगर वाबिस फोर्सेस को रोका नहीं गया तो ये एक ऐसा कभी न भरने वाला जख्म बन जाएगा जो ईरान की फतह हासिल करने के बाद और भी दर्द देता रहेगा। यही वजह है कि इजराइल चुन चुन कर वाबिस के चेक पोस्ट से लेकर
कमांड सेंटर, बेस और हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ तक कि बहुत ही व्यस्त सड़क पर भी ऐसे हमले करने से चूक नहीं रहा। वाबिस फोर्सेस को खत्म करने के लिए इजराइल ने उसके टॉप कमांडर को खत्म कर दिया। 17 मार्च को वाबिस के टॉप कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी और डिप्टी कमांडर कासिम कुरैशी को एक स्ट्राइक में ढेर कर दिया गया और अगले ही दिन इस्माइल अहमदी, जो वाबिस फोर्सेस के इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं, उन्हें भी मार दिया गया। इजराइल ने सोचा कि ये 3 बड़े कमांडर मारे गए तो वाबिस फोर्सेस बिखर जाएगी। המועצה לביטחון לאומי לרג'ני וראש הבסיג' וגוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים חוסלו הלילה והצטרפו। अब बासिस फोर्सेस के ऊपर भी कोई कमांडर नहीं है, तो बासिस फोर्सेस के अंदर भी एक्टिवेट हो चुका है मोज़ैक डिफेंस प्लान। ये कोई आम मिलिट्री प्लान नहीं है। द सुफान सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान के तहत लोकल बासिस यूनिट अपने आप आजाद होकर काम करने लगती है। उन्हें किसी बड़े ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। वे खुद फैसले लेते हैं और खुद हमले करते हैं। अब वासिस फोर्सेस के ऊपर कोई भी कमांडर नहीं है, तो वासिस फोर्सेस के अंदर भी एक्टिवेट हो चुका है मोज़ैक डिफेंस प्लान। यह कोई आम मिलिट्री प्लान नहीं है। द सुफान सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान की तहत लोकल वासिस यूनिट अपने आप आजाद होकर काम करने लगती है। उन्हें किसी बड़े ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। वो खुद फैसले लेते हैं और खुद हमले करते हैं। ईरान का मानना है कि वह अमेरिका या इजराइल से सीधे टेक्नोलॉजिक वॉर शायद जीत न सके, लेकिन मोज़ैक डिफेंस के जरिए वो इस युद्ध को एक लंबे और खूनी और थका देने वाले गुरिल्ला युद्ध में बदल रहे हैं। दुश्मन को लगता है कि उसने सांप का सिर काट दिया है, लेकिन वासिस के हजारों हाथ पैर अभी भी काम कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में कहा कि डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस ईरान के लोगों को ताकत देती है और वो तय करे कि युद्ध कब और कैसे खत्म होगा। इस कट्टर फोर्स को समझने के लिए हमें ईरान के नजरिए और इसके इतिहास को देखना होगा। बात 1969 की है, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। आयतुल्लाह खुमैनी ने शाह को सत्ता से बेदखल किया और ईरान की बागडोर संभाली, लेकिन उन्हें डर था कि आर्मी तख्ता पलट कर सकती है, यानी कि जो रेगुलर आर्मी थी, जिसे आत्रेश कहते थे, उस पर उन्हें जरा भी भरोसा नहीं था। इसी डर से खुमैनी ने 25 नवंबर 1979 को दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाने का ऐलान किया। ये 2 करोड़ लोगों की आर्मी है, जो दिखती भी है और नहीं भी दिखती, जो एक फौज है और फौज नहीं भी है। समझिए कैसे। आज ईरान की जनसंख्या 9 करोड़ 30 लाख है और इनमें से करीब 2 करोड़ 50 लाख लोग बासिज फोर्स से जुड़े हुए हैं। ये आम लोगों की फोर्स है। साज़माने बासिज ए मुस्तजाफिन, यानी गरीबों और मजलूमों को मोबिलाइज करने वाला एक संगठन। इसी को बासिज फोर्सेस कहा जाता है। ईरान में पश्चिमी सभ्यता को लाने वाले शाह की सरकार गई और खुमैनी और खामनेई ने कमान संभाली, तो उनके सामने एक और मुसीबत आ गई। इराक से सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया और 8 वर्षों तक ये जंग चलती रही। लाखों लोग मारे गए। इंसानियत ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतनी क्रूरता फिर कभी नहीं देखी। सद्दाम हुसैन पर आरोप लगे कि उन्होंने ईरान में मासूम लोगों पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, जिससे हजारों लोग तड़प तड़प कर मर गए। इनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे।
ईरान ने अपनी बासिज फोर्सेस को मैदान में उतारा और उनके मेथड्स ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वासीज के लड़ाके खुद को ईरान का रक्षक मानते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिना किसी नियम और कानून के लड़ते हैं वासीज के लड़ाके। वो इराक के सद्दाम हुसैन या अमेरिका और इजराइल को मानते हैं कि ये ग्लोबल एरोगेंस के खिलाफ एक पाक जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में सब कुछ जायज है। बासिज फोर्सेस का ही मोटो है, उनके खिलाफ तुम कितनी ताकत तैयार कर सकते हो, करो। 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध में बासिज ने अपनी इसी शहादत की फिलॉसफी का सबसे डरावना रूप दुनिया को दिखाया। जब ईरान के पास हथियार खत्म हो गए तो बासिज ने ह्यूमन वेव अटैक शुरू कर दिए। हजारों वॉलंटियर्स, जिनमें 9 से 12 साल के छोटे बच्चे भी शामिल थे, उन्हें बारूदी सुरंगों वाले मैदानों में दौड़ा दिया गया। उनके शरीरों के चीथड़े उड़ गए ताकि उनके पीछे आ रही रेगुलर आर्मी के लिए रास्ता साफ हो सके। ईरान सरकार के लिए ये बच्चे शिकार नहीं थे बल्कि शहीद थे, जिन्होंने जन्नत की चाबियां गले में पहनकर देश की रक्षा की। आज भी बासिज इसी विचारधारा पर चलती है। उन्हें सिखाया जाता है कि उनकी वैचारिक पवित्रता और मरने का जज्बा दुश्मन देश के किसी भी मॉडर्न हथियार से ज्यादा ताकतवर है। आज इजराइल ने बासिज फोर्सेस की चेन इन कमांड को तोड़कर रख दिया है, लेकिन ये हमले बासिज की उस बुनियाद को नहीं हिला पा रहे हैं जो देश के लिए मर मिट जाने की विचारधारा से बनी है। दरअसल IRGC की एक खूंखार यूनिट सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ती, ये ईरान के समाज के रग रग में समाई हुई है। अमेरिका की ब्रेंडिस यूनिवर्सिटी की एक डीप रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि ये फोर्स ईरान के नागरिकों के दिमाग को कैसे कंट्रोल करती है, कैसे उन्हें समाज के हर हिस्से में फिट कर दिया गया है, जो इंटेल का भी काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर विद्रोह कुचलने का भी। बासिज को एक बेहद शातिर टियर सिस्टम में बांटा गया है। सबसे ऊपर है स्पेशल बासिज, ये फुल टाइम प्रोफेशनल IRGC ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें पूरी सैलरी मिलती है। दूसरे नंबर पर है एक्टिव बासिज, ये वो पेड वॉलंटियर्स हैं जो 45 दिन की कड़ी मिलिट्री और वैचारिक ट्रेनिंग से गुजरते हैं। और तीसरे नंबर पर हैं रेगुलर बासिज, ये कोई भी हो सकता है, एक दुकानदार या स्कूल का छात्र। इनका काम है समाज में जासूसी करना। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बासिज छात्रों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। फैक्ट्रियों में लेबर बासिज मजदूरों पर, और साइबर बासिज भी जो कि इंटरनेट के जरिए विरोधियों की जासूसी करते हैं और नजर नाम के मोबाइल ऐप के जरिए सड़क पर बिना हिजाब के चलने वाली महिलाओं की फोटो खींचकर पुलिस को भेजते हैं। पिछले कुछ सालों में जब ईरान की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से आई महंगाई और बेरोजगारी से तेहरान से लेकर ईरान के अमूमन हर हिस्से में आम लोगों में असंतोष फैलने लगा था, तो यही फोर्स समाज में उठ रही विद्रोह की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। और जब भीड़ भड़की तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए यही फोर्स खड़ी हुई थी। यानी जिस फोर्स को देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार किया गया था, जिसे पाक मिशन के लिए बनाया गया था, वो एक समय में सुप्रीम लीडर की कठपुतली बन गई। और यहां तक दावे किए जाने लगे कि बासिज फोर्सेस के जरिए नरसंहार किया गया। दरअसल रिक्रूटमेंट के साथ ब्रेन वॉश के लिए ईरान सरकार साले हिंद प्लान चलाती है। ये मस्जिदों में 15-20 लोगों के छोटे ग्रुप्स में बैठते हैं, जहां एक मौलवी या वासीज कमांडर उनके दिमाग में यही बात डालते हैं कि पश्चिमी देशों का पहनावा, म्यूजिक या इंटरनेट एक सांस्कृतिक आक्रमण या पश्चिम का जहर है। ईरान की सरकार के पक्ष में देखें तो बासिज कोई दमनकारी फोर्स नहीं, बल्कि वो इस्लामिक क्रांति को पश्चिमी देशों की बुरी नजर से बचाने वाली ढाल है।
लेकिन बासिज का सबसे क्रूर चेहरा ईरान की आम जनता से अपनी सड़कों पर देखा है। ईरान ने यह देखा है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान यानी कि CHRI और एम्नेस्टी इंटरनेशनल की ग्राउंड रिपोर्ट्स जो दावे करती हैं उसे सुनकर रूह कांप जाती है। जनवरी 2026 में जब सत्ता बदलने के लिए लोग सड़कों पर उतरे तो बासिज और IRGC को शूट टू किल यानी देखते ही गोली मारने का साफ ऑर्डर मिला। रिपोर्ट्स में दावे किए गए कि ईरान की सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। गुरगान और खुर्रमबाद जैसे शहरों के चश्मदीदों के मुताबिक बासिज के स्नाइपर मस्जिदों और सरकारी इमारतों की छतों पर तैनात थे। उनके हाथों में मिलिट्री ग्रेड के DSH के भारी मशीन गन थे। सबसे डरावना था उनका लेजर सिस्टम। एक चश्मदीद के मुताबिक अगर वो हरा लेजर 3 सेकंड तक आप पर रुका तो आप मुर्दा। जो विरोध प्रदर्शन खोमनेई के खिलाफ हो रहा था और शाह की सरकार की वापसी की मांग उठ रही थी, उस विरोध प्रदर्शन को तेहरान ने अमेरिका और इजराइल से प्रायोजित बताया और यहां तक दावे किए कि हिंसा फैलाने की साजिश CIA और मोसाद ने रची ताकि ईरान पर हमला करने का बहाना मिल सके। वैसा हुआ भी। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच वियना में परमाणु डील को लेकर बात चल रही थी और अभी कुछ ही घंटे बीते थे जब ये वार्ता इसीलिए रुक गई क्योंकि ईरान उन शर्तों को मानने से इनकार कर रहा था जो अमेरिका उसके ऊपर लगाने के लिए जोर लगा रहा था। और फिर बिना किसी वार्निंग के अचानक तेहरान पर बम गिरने लगे और पहली स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर और IRGC के टॉप कमांडर्स को मार दिया गया। फरवरी 2026 को इस हमले को अंजाम दिया गया और उससे पहले ही इस हमले की जैसे स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को समझौता करने की धमकी दे रहे थे और साथ ही अमेरिका की संसद में यह भी ऐलान कर रहे थे कि ईरान में आम लोगों का नरसंहार हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen. Over the last couple of months with the protests, they've killed at least, it looks like, 32,000 protests. 32,000 protesters in their own. सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान का दावा है कि ईरान के शहरों में प्रदर्शनकारियों के चेहरों, आंखों और जेनिटल्स पर जानबूझकर बर्ड शॉट गोलियां दागी ताकि युवा हमेशा के लिए अंधे या अपाहिज हो जाएं। जो लोग घायल की मदद करने के लिए आगे आते, बासिज उन्हें भी गोलियों से भून देती। रात के अंधेरों में एजेंटों ने मोटर बाइकों पर आकर सीधे भीड़ को कुचला। रिपोर्ट्स में ये भी दावे किए गए कि अस्पतालों को एक जाल में बदल दिया गया। घायल लोग जब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते तो बासिज और खुफिया एजेंसियों के लोग उन्हें वहां से अगवा कर लेते। जो डॉक्टर्स उनका इलाज करते उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। दावे तो यहां तक किए गए हैं कि खोमेनी की बनाई बासिज फोर्सेज ने हैवानियत की हदों को पार कर दिया है और नरसंहार के बाद शवों को छुपाने का खेल शुरू हुआ है। करज और केरमान जैसे शहरों ने बासिज में शवों को बुलडोजर से उठाया और अज्ञात गोदामों या कंटेनरों में भर दिया। हालांकि बासिज फोर्सेस ऐसा करके भी विरोध को रोक नहीं सकी। अब वो प्रायोजित हों, उकसाई जा रही हों, किसी साजिश के तहत हो या फिर वाकई महंगाई, बेरोजगारी और कारोबारी नुकसान की वजह से लोगों में गुस्से का सबब बना हो, लोग सड़कों पर लाखों की संख्या में उतरते रहे और ऐसा हुजूम इससे पहले खामनेई के शासन में कभी नहीं देखा गया था।
ये विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा था कि अगर अमेरिका और इजरायल हमला नहीं करते तो हो सकता था कि खामनेई का तख्ता इसी वजह से पलट जाता, या फिर पासा पलटकर यह भी हो सकता था कि तेहरान से लेकर इस्फहान की सड़कें खून से लाल होती रहती। हो सकता था कि खामनेई की डेड आर्मी अपने सुप्रीम लीडर की हुकूमत को बचाने के लिए अपने ही लोगों को कुचलने का काम करती रहती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में दावा किया कि हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया गया। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में भी इसी तरह के आंकड़े दर्ज हैं, लेकिन ईरान की सरकार और बासिज इसे गलत नहीं मानते। स्टेट मीडिया और सरकारी अधिकारियों ने खुलेआम प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट, आतंकवादी, उपद्रवी और अमेरिका इजराइल का मोहरा बताया। उनके मुताबिक बासिज सड़कों पर बेगुनाहों को नहीं मार रही थी, बल्कि वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और इस्लामिक मूल्यों की रक्षा कर रही थी। ईरान की सरकार ने इसे जायज ठहराया कि ये पश्चिमी देशों के द्वारा रची गई एक साजिश थी, जिसे कुचलना उनके धर्म और कानून का फर्ज था। पुलिस कमांडर अहमद रेजा रादान ने साफ कहा कि जो कोई भी दुश्मन के इशारे पर सड़क पर आएगा उसे प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि दुश्मन माना जाएगा और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है। बासिज फोर्सेस सिर्फ ईरान में नहीं हैं, ये पूरी दुनिया में मौजूद हैं और साइलेंटली अपना काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी फोर्स ईरान से लेकर गजा पट्टी तक फैली हुई है, जिनकी वजह से ही अमेरिका और इजरायल ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन करने से बच रहे हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक बासिज ने अपना ये प्रॉक्सी ब्लूप्रिंट पूरे मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट कर दिया है और एक ऐसा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया है जो हमेशा सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में रहता है। और यही वो सोच है जिसे अमेरिका और इजराइल की हैवी लोडेड किलिंग मशीन भी तोड़ नहीं पा रही है। ईरान ने इसी बासिज मॉडल को कॉपी करके लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी कि PMF और यमन में हूथी विद्रोही खड़े किए हैं। साथ ही फिलिस्तीन में एक्टिव हमास भी इसी तर्ज पर काम करने लगा है और एक समय ऐसा आया कि इजराइल से ऐसे जंग लड़ी कि वो जंग आज भी जारी है। ये ग्रुप्स ईरान को एक ऐसा ग्लोबल पावर देते हैं जिससे वो सीधे युद्ध में उतरे बिना ही अमेरिका और इजराइल को गहरी चोट पहुंचा सकता है। और ईरान ने ऐसा किया भी। वर्षों से इजराइल के साथ प्रॉक्सी वार लड़ रहा है और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस इराक और सीरिया में अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ बासिज की कॉपी करके बनाई गई रेजिस्टेंट फोर्सेस लड़ रही हैं। लेकिन 2026 के इस महायुद्ध में बासिज एक बार फिर ह्यूमन शील्ड का सहारा ले रहा है। 2.5 करोड़ सैनिकों की ये फौज कुछ भी कर सकती है, वो भी जिस फोर्स में जब आम लोग शामिल हों, जहां पता ही ना हो कि कौन सेना की तरह लड़ रहा है और कौन आम व्यक्ति है। ऐसे में ईरान अपने कई ठिकानों, कमांड सेंटरों और शहरों को बचाने के लिए बासिज फोर्सेस का सहारा ले रहा है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग तेहरान के अलावा दूसरे शहरों में सड़कों पर निकलते हैं। यहां तक कि ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों के पास ऐसे ही हजारों की तादाद में लोग निकल आते हैं। खामनेई की तस्वीर लेकर मातम मनाते हैं, इजराइल और अमेरिका को कोसते हैं। लेकिन इन सब के पीछे बासिज फोर्सेस की चाल है कि आम लोगों को ढाल बनाओ और अपने अहम ठिकानों को दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रखो। ईरान के टॉप नेताओं ने लोगों से अपील की, जैसे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर ने ट्वीट पर लोगों से अपील की और कहा, सड़क सड़क सड़क, अपनी फोर्सेस को मजबूत करने के लिए सड़कों पर उतरें।
अमेरिका और इजराइल का दावा है कि सरकार और बासिज कमांडरों ने जानबूझकर अपने ही आम नागरिकों, महिलाओं और वॉलंटियर्स की भीड़ को इन संवेदनशील न्यूक्लियर साइट्स और चेक पॉइंट के पास इकट्ठा कर लिया है। ईरान की नजर में बासिज एक मुकद्दस फौज है, गरीबों की आवाज है और इस्लाम की रक्षक है। बेशक बासिज फोर्सेस ईरान को विदेशी ताकतों के हमलों से रक्षा करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जो दावे किए जाते हैं उनके मुताबिक बासिज ऐसी बेरहम मशीन बन चुकी है जो सत्ता को बचाने के लिए अपनों के लिए भी जालिम बन जाती है। हालांकि जब जंग होती है तो सबसे ज्यादा खून सिर्फ और सिर्फ आम इंसान का ही बहता है।